हेलो स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास, जो कि सेकेंड ईयर के लिए है। और आज की क्लास जो है अ, ये फिटर ट्रेड थ्योरी की आखिरी क्लास है, क्योंकि आज हम जो है अपना आखिरी मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं। ये लास्ट मॉड्यूल होगा, जिसमें मॉड्यूल 5, जिसमें हमारा जो सिलेबस होगा वो पूरा हो जाएगा। तो बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। चलिए इंडेक्स एक बार देख लेते हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था, मॉड्यूल 4 में हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा था। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका फाउंडेशन बोल्ट, मूविंग इक्विपमेंट, बाइक क्रोबार, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, रोप्स, पुली ब्लॉक, प्लम बॉल्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। और आज का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल 5 का। मॉड्यूल 5 है आज का टॉपिक। और मॉड्यूल 5 में हम लोग पढ़ेंगे निर्माण और टेस्टिंग, एरेक्शन एंड टेस्टिंग। तो आज हम लोग इसे खत्म कर देंगे। ये तीनों टॉपिक आज इसमें कवर किए जाएंगे, निर्माण और टेस्टिंग में। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर है निर्माण और टेस्टिंग, और इसमें हम लोग को समझना क्या क्या है। इसमें हमें समझना है मुख्य प्रकार के स्लिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं। स्लिंग मतलब होता है लटकाना। सामान्य तरह से चैन स्लिंग को समझाना, मुख्य प्रकार के बोल्टों को हुक और लिफ्टिंग क्लैंपों को समझाना, स्लिंग सिस्टम की मुख्य विधियां क्या क्या होती हैं, रिंगिंग एवं रिग्स व फिटिंग को समझना। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अब देखिए, स्लिंगिंग एवं महत्वपूर्ण कौशल। स्लिंगिंग वो महत्वपूर्ण कौशल है जिसके द्वारा भार को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। तो स्लिंग स्लिंग मतलब क्या होता है? लटकाना। जैसा मैंने आपको बताया, स्लिंग मतलब होता है SLING, स्लिंग। स्लिंग मतलब होता है लटकाना। स्लिंग का अर्थ होता है लटकाना। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें रखा जाता है। स्लिंग फाइबर रस्सी द्वारा बनाई जाती है। जो स्लिंग फाइबर होती है वो रस्सी द्वारा बनाई जाती है। और मनीला, सीरस, नायलॉन, टेरिनिल, पॉलीप्रोपाइलिन, चैन, वायर रोप इत्यादि उपकरणों जैसे हुक, आई बोल्ट, शैकल, लिफ्टिंग क्लैंप आदि का प्रयोग करके स्लिंग बनाई जाती है। भार को ध्यान में रखते हुए स्लिंग बनाई जाती है। जैसा भार होगा वैसी स्लिंग होगी। अब चेन स्लिंग कैसे बनाई जाती है? कार्बन व मिश्र स्टील को वेल्ड कर चैन के लिंकों को बनाया जाता है और आकार दिया जाता है। वेल्ड करके चैन बनाई जाती है। जैसे सिंगल चैन कैसी होती है, यहाँ पर देखिए चैनों को जोड़ा गया। मास्टर लिंक हो गई, इंटरमीडिएट लिंक हो गई और ज्वाइनिंग लिंक हो गई। अलग अलग लिंक एक दूसरे की, और सब मिलके चैन बन जाती है। इसको बोलते हैं सिंगल लेग स्लिंग। सिंगल लेग स्लिंग बोलते हैं इसको। दूसरा होता है आपका डबल लेग स्लिंग, फिगर नंबर 2। डबल लेग स्लिंग मतलब एक ही पॉइंट से दो इफेक्टिव लेंथ जो निकले होते हैं। तो ए टू लेग चैन रिंग ऑफ रिंग एट वन इंड, जिसका इंड एक ही हो लेकिन इसमें से दो रिंग निकले हुए हो, दो चैन, उसी को बोलते हैं आपका डबल लेग चैन। अब होता है फोर लेग चैन। देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 3, फोर लेग चैन में एक ही पॉइंट से चार चैनें निकली होती हैं, उसे बोलते हैं फोर लेग चैन। उसके बाद एंडलेस चेन। एंडलेस चेन क्या होती है? ऐसी चेन जो चलती जाती, खत्म ना हो, इसको बोलते हैं एंडलेस चेन। किसी को बस इसको घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, खत्म ही नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं एंडलेस चेन। तो देखिए फिगर नंबर 5 में हमने 2 वाली देख ली, 3 वाली, 4 वाली, सब अलग अलग टाइप की मल्टीपल लेग्स वाली चैनें देख ली।
वायर रोप स्लिंग क्या होती है? वायर रोप स्लिंग, वायर रोप स्लिंग, तो वायर रस्सी की जो स्लिंग होती है वो स्टील वायर रोप द्वारा बनाई जाती है। इसमें वायर रस्सी को मोड़कर आई थिम्बल बनाया जाता है। इसमें मास्टर रिंग एक साइड बनाई जाती है, या प्लेन आई को सिंगल लेंस स्लिंग। इस प्रकार 5A, चित्र नंबर 5A में देखना चाहिए हमें। देखिए बीच में देखिए वायर का, चैन की जगह पे वायर का इस्तेमाल होता है, चैन की जगह पे वायर का इस्तेमाल होता है, और सेम वही कंडीशन होती है जैसे कि चैन वाले में होती है। डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर, जैसा चाहिए वैसा आप बना सकते हैं। कई प्रकार के नए स्लिंगों की सुरक्षा सिक्वल डी शैकल प्लेटफॉर्म क्लैंपो द्वारा 6 नंबर चित्र में दिखाया गया है। इसमें देखिए जो पकड़ने के लिए, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के हुकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ रिंग होता है, यहाँ हुक होता है। फिर इस साइड लॉक करने वाला हुक, यहाँ पर रिंग, फिर यहाँ पे अलग प्रकार का हुक, यहाँ पर अलग प्रकार का रिंग। प्लेट लिफ्टिंग क्लैंप, कोई इसको बोलते हैं प्लेट लिफ्टिंग क्लैंप, इसको बोलते हैं शैकल, इसको बोलते हैं सेफ्टी स्वेल हुक। सेफ्टी स्वेल हुक, किसी चीज में फंसा देना जल्दी से। तो निम्न प्रकार के हुकों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें सिरों दोनों साइड पे। अब हमें किस किस बातों का ध्यान देना है अगर हम स्लिंग का उपयोग कर रहे हैं तो। फाइबर रोप स्लिंग का प्रयोग हल्के भारों को उठाने की जगह एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए लिया जाता है। जो फाइबर रोप होती है उनका प्रयोग क्या होता है? हल्के सामानों के लिए, बहुत भारी सामान उनसे ना उठाए। यदि तीखे सिरे हो तो नर्म पेड़, लकड़ी के ब्लॉक का प्रयोग करके स्लिंग और भारों को कोनों से बचाना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होती है, रस्सियों जो होती है, लोहे की रस्सियां, जो वायर की रस्सियां होती हैं, उनसे क्या होता है, वस्तु जो होती है जिसको उठा रहे होते हैं वो डैमेज हो जाती है। तो उनके कोनों पे क्या होता है, पॉकेट लगा देता है इस टाइप से, ताकि इसके कोनों को वो डैमेज ना करे। ये इस तरीके से, इसके कोने से ये भी रस्सी भी बची रहे, वस्तु भी बची रहे, तो इसके कोनों पे इस तरीके से पॉकेट लगा दी जाती है। फाइबर रस्सी द्वारा ज्यादा उष्मा के कारण नष्ट हो जाती है। फाइबर रस्सी जो होती है वो ज्यादा हाई हीट जो टेम्परेचर होता है उसके द्वारा वो खत्म होती रहती है, या जहरीले पदार्थों और ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से नष्ट भी हो जाती है। पापी प्रोयालीन रस्सियां पानी रसायनों से अच्छा प्रतिरोध दिखाती हैं। अन्य फाइबर रस्सियों से यह मजबूत व टिकाऊ और भरोसेमंद होती हैं। स्लिंग को इस तरह बनाना चाहिए कि वो भार को अच्छी तरह संतुलित अवस्था में कर पाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर स्लिंग बना हुआ है, यहाँ से 2 पॉइंट निकले हुए हैं, और दोनों पॉइंट की जो रस्सियों का ये लेंथ है ये एक बराबर है, ताकि इनका जो भार का केंद्र है वो एकदम बीचों बीच में हो। जो भार का केंद्र है वो स्लिंग से ठीक नीचे ही हो, तो वस्तु हमेशा क्या होगी, संतुलित अवस्था में रहेगी। तो इनका जो एंगल होगा सेंटर से दोनों तरफ एक बराबर होना चाहिए, सेंटर से दोनों साइड एक बराबर होना चाहिए। और साइड में पॉकेट्स लगा दिए गए हैं ताकि ये रस्सी फिसले ना। और लोड क्या है, एकदम बैलेंस होता है। लोड क्या होता है, एकदम बैलेंस होता है। इसीलिए हमेशा हमें बैलेंस लोड ही लेकर साथ में चलना चाहिए। चैनों की स्लिंग को की तरह मोड़ना नहीं चाहिए। चैन को कभी भी स्लिंग की तरह मोड़कर नहीं रखना चाहिए। वायर लूप रोप रस्सियों को लूप से बचाना चाहिए। जैसे जो वायर लूप रूप रस्सियां होती हैं इनको लूप बनाकर गोल गोल नहीं रखना चाहिए। भार पर चढ़ना नहीं चाहिए। यदि एक क्रेन के द्वारा लंबाई वाला भार उठाया जाता है तो इसमें गाइड रोप का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई क्रेन से कोई लंबा जॉब, लंबी मशीनरी को हाइट पे उठाया जा रहा है तो इसमें गाइड रोप का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि देखिए फिगर नंबर 9 में एक चेन रोप है, इसमें हुक में इसको फंसा दिया गया और यहाँ से 2 रोप निकाले गए हैं। अगर आप बताइए, अगर ये चेन यहाँ पर लगी होती तो क्या ये बैलेंस होता? ये जो है नीचे की तरफ इस साइड से गिर जाता है। लेकिन इसको समान दूरी पर, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, वहीं से इसके ठीक इसका जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, इसके जो लोड होगा सारा इसके केंद्र के बीच में होगा। इस वजह से तो इसलिए हमें कोई भी चीज को बैलेंस करने के लिए, यदि रस्सी के व्यास से 3 गुना कम त्रिज्या भार हो तो इस जगह स्लिंग का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी जगहों पर हमें स्लिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वायर रस्सी बेलनाकार सामानों को स्लिंग करना चाहिए। वायर रस्सी
बेलनाकार सामानों को स्लिंग करना चाहिए जहां पर बाइट कोण 120 डिग्री से अधिक ना हो। जहां पर बाइट कोण, ये इसको बाइट कोण बोलते हैं, 120 डिग्री से कोण से अधिक ना हो। यहाँ पर बाइट एंगल भी दिया हुआ है। चोक हिज, ये बाइट एंगल इसको बोलते हैं, 120 डिग्री। इसके बाद होती है हथकड़ी। इनका प्रयोग रिंग को पकड़ने एवं आंख व हुक को स्लिंग को आसानी से एडजस्ट करने हेतु करते हैं एवं बेड को रोकते हैं। इनका प्रयोग प्राय स्लिंगों के सिरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब दो स्लिंग होते हैं उनको सिरों को अगर हमें जोड़ना होता है, इसको बोलते हैं डाई शैकल। डाई शैकल हथकड़ी, हथकड़ी के आकार के होते हैं, इसको बोलते हैं डाई शैकल। इसके बाद देखिए डायनेमो आई बोल्ट। इस बोल्टों की सहायता से जिस पदार्थ को हम उठाना होता है अगर, तो उसमें क्या होते हैं, खांचे ऐसे बने होते हैं। यहाँ पे थ्रेड बनी हुई है और उसके अंदर बोल्ट के लिए खांचे बने होते हैं। उसमें क्या होता है, इसको टाइट कर देते हैं। उसमें इसके लिए ग्रूव बनी होती है, इसके लिए ग्रूव बनी होती है इसी साइज की। तो इस डायनेमो आई बोल्ट को उसमें नट में टाइट कर दिया जाता है, नट के आकार में। इंटरनल थ्रेड उसमें बनी होती है, इसमें भी। तो उस भारी सामान को पहले इसमें टाइट कर दिया जाता है, फिर इसके अंदर स्लिंग को इसमें हुक को फंसा लिया जाता है और स्लिंग के द्वारा मशीन को उठाया जाता है। ये भी विभिन्न प्रकार के देखिए, आई हुक, इसको बोलते हैं आई हुक। इसको बोलते हैं आई हुक विथ सेफ्टी कैच। सेफ्टी कैच मतलब ये, मतलब इसके अंदर कोई चीज है रस्सी तो ये खुलेगी, बाहर नहीं जा पाएगी। स्विल स्प्रिंग सेफ्टी हुक। सेफ्टी हुक मतलब ये हिस्सा, इसमें कोई चीज अंदर तो आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती जब तक कि ये दबेगा नहीं। इसके बाद बैरल हुक, इसको बोलते हैं चैन क्लच हुक, इसे बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के हुक होते हैं। उसके बाद कार्गो हुक, कार के आधार पे। रैमशम हुक, जॉइस्ट फॉर गिर्डर हुक, दोनों साइड से उठाने के लिए। लिफ्टिंग क्लैंप, लिफ्टिंग क्लैंपों के अनुसार कई प्रकार की संरचनाएं हैं, लंबवत और क्षैतिज, अलग अलग प्रकार के। इनका प्रयोग प्लेटों को यथावत लंबवत क्षैतिज रूप से उठाने हेतु काम में आती है। रस्सियां चैन के तनाव द्वारा लगाया गया है। प्रभावकारी भार उठाने हेतु जा द्वारा प्लेटों को मजबूती से पकड़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जा बनी हुई है, इससे पहले इसको जोर से पकड़ लिया जाता है, फिर इसको स्लिंग द्वारा उठा लिया जाता है। टेंशन स्क्रू, यह स्क्रू बोल्ट का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां पर तनाव में फेरबदल की आवश्यकता होती है। कॉमन टाइप यूनियन बोल्ट, स्ट्रेनिंग स्क्रू, रिंगिंग स्क्रू, टर्न बकल, अलग अलग प्रकार की चीजें इनका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेनिंग स्क्रू, रिंगिंग स्क्रू और टर्न बकल इस प्रकार के उपयोग हेतु काम में कम आते हैं। स्लिंगिंग रस्सी स्लिंग के तनाव एवं भार को संतुलित करने में काम आती है। ये देखिए इसमें क्या होता है कि भार को, लोड को कंट्रोल करने के लिए इसमें थ्रेड्स बने होते हैं कि आप इसको घटा बढ़ा सकें। इसको बोलते हैं यूनियन बोल्ट। स्ट्रीमिंग स्क्रू, रिंगिंग स्क्रू, इसमें क्या होता है, भार को ऊपर नीचे करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए इसमें स्क्रू बने होते हैं। स्क्रू से ही हम लोग भार को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें स्लिंगिंग की विधियां दिखाई गई है। देखिए इसमें स्लिंगिंग जो है 17 का नंबर, कुछ विधियों के द्वारा हुकों को स्लिंग में लगाया जाता है। देखिए इस प्रकार से कुछ स्लिंग जो है हुक में लगाई जाती है। ये दो तरीके हैं, एक तो ये सबसे बेसिक तरीका है और ये एक दूसरा ये वाला तरीका है। इन तरीकों से आप हुकों में स्लिंग को फंसा सकते हैं और किसी भी भारी वस्तु को उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हथकड़ी का प्रयोग किया गया है और किसी भार को उठाया जा रहा है, बेलनाकार भार को उठाने के लिए। चित्र देख के आपको समझ में आ रहा होगा, बैरल हुक द्वारा बैरल स्लिंगिंग दिखाई गई है, इसको बोलते हैं बैरल हुक। एक ये देखिए, कोई अगर बैरल हुक इस प्रकार से, यहाँ पर एक चेन है, एक ही चेन की सहायता से इसको उठा लिया गया है
बस बैलेंस बनाना जरूरी है, बैलेंस बना होना चाहिए। कोई भी मशीनरी आसानी से उठाई जा सकती है। जैसे 20 नंबर में देखिए स्लिंग में कैसे फंसा के 2 चैन के द्वारा इसको उठाया जा रहा है। चैन का साइज अगर छोटा है तो यहाँ पर हुक लगाकर चैन के साइज को बढ़ा लिया गया है। हर किसी भी मशीन को उठाने की प्रक्रिया, कोई देखिए अगर मिलिंग मशीन है तो इसको इस प्रकार से स्लिंग के द्वारा टाइट करके ऊपर उठा लिया जाता है। ये है आपकी रेडियल मिलिंग ड्रिलिंग मशीन, उसको भी आपको इस प्रकार से हुक करके ऊपर की तरफ उठा लिया जाता है। तो हर चीज की विधियां दी होती हैं, उस मशीन को उसी तरीके से हमें ऑपरेट करना होता है कि किस मशीन को हमें कैसे उठाना है। जैसे ये लेथ मशीन है, लेथ मशीन का सेंटर यहाँ होता है, तो इस मशीन को उठाने के लिए एक हुक यहाँ होता है, एक हुक यहाँ होता है। इसको उठाकर स्लिंग के द्वारा ऊपर उठाया जाता है और मशीन को कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आप इसमें लटकाने की स्लिंगिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। लकड़ी की केसिंग बॉक्स जिसमें स्लिंग मार्क्स बने होते हैं वह खरीदार के पास पहुंचते हैं। इस केसिंग को खोला जाता है और उपयुक्त स्लिंगों द्वारा इन्हें प्रतिष्ठान वाली जगह पर लगाया जाता है। हल्की मशीन के लिए यह फाइबर रोप स्लिंगों का प्रयोग करके एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसको यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के लूज फ्रंट रेगुलर सैकल इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं लूज फ्रंट अपसेट सैकल। लूज मतलब ये आगे से निकाला जा सकता है। अपसेट स्विवल हैकल इन लूज एंड साइड स्विंग हुक, लूड स्विवल स्लिंग लिंक। ये अलग हर प्रकार के लिंक बनाए गए। सिंगल स्विविंग हुक इन लूज स्विवल लिंक। क्रेन और जैसे क्रेनों में जो हुक प्रयोग की जाती है वो इस प्रकार की हुक होती है, क्रेन और प्लेन हुक। रिलीजिंग हुक, लूज साइड सिस्टर हुक, विभिन्न प्रकार के सारे हुक्स इसमें दिए हुए हैं। अब हमें पढ़ना है अगला फोर्क लिफ्ट एंड पायलट ट्रक। फोर्क लिफ्ट एंड पायलट ट्रक ये क्या होता है? फोर्क लिफ्ट क्या होता है? एक छोटी सी 4 पहिया गाड़ी होती है जिसमें जो डीजल पेट्रोल किसी चीज से भी चल सकती है, बैटरी से चल सकती है। तो इसके पीछे की इकाई पर भार वजन को लगाया जाता है और मशीन के अगले अगले हिस्से से क्या होता है, हम लोग भार को उठाते हैं। आर्म होती है इसमें भार उठाने के लिए आर्म बनी होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं फोर्कलिफ्ट, ये देखिए फिगर नंबर 1, ये एक पीछे गाड़ी बनी हुई है, इसके लोड जो होता है सारा पीछे होता है और यहाँ पर क्या होता है, भार उठाने के लिए बना होता है। किसी चीज में फंसाकर इसको उठाया जा सकता है ऊपर की तरफ या इसको नीचे की तरफ लाया जाता है, उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए। और यहाँ पर इसके देखिए ये जो इसका रॉड दिख रहा है जिसको जो लिफ्टिंग जिसपे सारे भार को उठाते हैं, उसको आप किसी भी एंगल पे मतलब एंगल आगे पीछे भी कर सकते हैं। जब चलाते समय बैलेंस बनाने के लिए ताकि वस्तु आगे की तरफ ना गिर जाए, उसको हम लोग एंगल के द्वारा सपोर्ट देकर बैलेंस बनाकर रखते हैं। ये दो कई प्रकार की होती है, ये जैसे कि डीजल पेट्रोल द्वारा चलाई हुई होती है, कि ये मैनुअल जो मानव द्वारा चलाई जाती है। अलग अलग प्रकार की फोर्कलिफ्टर होती है, ये डीजल से भी चलती है, बैटरी से भी चलती है, पानी से भी चलती है, यांत्रिक स्टेकर भी होते हैं, हैंड पैडलेट भी होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं। बोलिए भैया। मेंटेनेंस, इंजन ऑयल को एक द्रव ऑयल के निश्चित में समय पर बदल देना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस बताया जा रहा है कि फोर्कलिफ्टर अगर आप यूज करते हैं तो उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे। समय समय पर उनके तेल को बदलना, उनका अलाइनमेंट चेक करते रहना, द्रव चालित बेलनाकार सिलेंडरों की लीकेज की जांच करते रहना, सभी चलित हिस्सों की साफ सफाई और उनका लुब्रिकेशन करते रहना। अगर बैटरी से चल रही है तो उसमें बैटरी के पानी की जांच करते रहना। बैटरी पावर्ड फोर्कलिफ्ट, इस तरह के फोर्कलिफ्ट स्टेकर डिजाइन में सघन होते हैं। इनका प्रयोग भार को केवल भीतरी जगहों पर किया जाता है जहां पर कम जगह होती है। यह ऊंचाई पर भी भार को ले जाया जा सकता है। इस ट्रक के अंदर ऑपरेटर चलता है और इसकी दिशा को बदलता है, भार को द्रव द्वारा उठाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग वर्कशॉप, वेयर हाउस,
रेल कंटेनरों, वैगन इत्यादि में भार क्षमता 500 से 2000 केजी तक उठाने में किया जाता है और ऊंचाई 5 मीटर तक। इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं? सभी चलित हिस्सों को साफ एवं स्नेहीकरण निश्चित क्रिया में किया जाता है। 2 वर्ष में एक बार द्रव आयल को अवश्य बदल देना चाहिए। सर्वो 57 या 68 से लीकेज होने की स्थिति में आयल सीलों का प्रयोग करना चाहिए। बैटरी में डिस्टिल पानी जरूर डालना चाहिए जब तक उसका लेवल कम हो जाए। जब जब कम हो तो पानी बैटरी में हमेशा बदलते रहना चाहिए। बैटरी को भी निश्चित समय पर हमें बदल देना चाहिए। मैनुअली ऑपरेटेड हाइड्रोलिक स्टैकर जो हम लोग इंसानों द्वारा चलाई जाती है, उसमें 500 से 2000 केजी तक का भार हम लोग उठा सकते हैं और 5 मीटर की ऊंचाई तक। उसको बोलते हैं हैंड पैलेट। ये देखिए, एक प्रकार का हैंड पैलेट हाइड्रोलिक 5वां नंबर। इसको जब आप बार बार ऊपर नीचे दबाएंगे, इसको दबाते रहेंगे बार बार ना, इसको जैसा बार बार ऐसे ऐसे दबाते जाएंगे तो ये जो है ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठने लगता है। तो जब इसको एक इसमें क्लच बटन होता है, उसको रिलीज वाल्व होता है, उसको दबा देंगे तो ये फिर से नीचे आ जाता है। तो किसी भी चीज को पहले इसको अंदर ले जाना है, फिर इसको धीरे धीरे उठाएंगे तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं हैंड पैलेट। तो अलग अलग प्रकार की हो गया है, मैनुअली हो गया, ये भी मैनुअली हो गया, कुछ बैटरी से चलते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ से उठाया जा रहा है लीवर के द्वारा। तो अलग अलग प्रकार के हैंड पैलेट। सबसे जो शक्तिशाली होता है वो ये होता है जो इस वाहन द्वारा इसको चलाया जाता है। फोर्कलिफ्ट ट्रक बोलते हैं इसे, फोर्कलिफ्ट ट्रक इसे बोला जाता है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ क्रेन्स। क्रेन का क्या काम होता है? क्रेनों की संरचना उच्च स्ट्रक्चरल स्टील द्वारा की जाती है। बहुत हाई स्ट्रक्चरल स्टील होता है और इसका प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। पार्टों पर हैवी सामानों को उठाकर इस एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? फ्लोर क्रेन, जिप्स क्रेन, डेरिक क्रेन, ओवरहेड क्रेन, गेंटी क्रेन्स, ट्रेवलिंग क्रेन्स, अलग अलग क्रेन्स इसमें होती है। अब देखिए फ्लोर क्रेन्स क्या होती है। फ्लोर हस्त ऑपरेटेड फ्लोर क्रेन का प्रयोग हल्के सामानों को शॉप फ्लोर पर ले जाने के लिए किया जाता है। 2000 केजी तक सामान्यतः इसमें ले जाने के लिए इसको किया जाता है। इसको बोलते हैं, ये देखिए फ्लोर क्रेन होती है, ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड फ्लोर क्रेन है, फ्लोर क्रेन। इसके बाद जिप क्रेन देखिए क्या होती है। फिगर नंबर 3 में जिप क्रेन दी हुई है। जिप क्रेन में मोटर लगी होती है यहाँ पर। तो यह विद्युत शक्ति चलित एक सुविधाजनक क्रेन है। इसे भार को क्षैतिज आधार पर बूम के सिरे से चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य सपोर्ट ऊर्ध्वाधर समतल होता है। ये देखिए इसका सपोर्ट ये वाला हिस्सा होता है और यहाँ पर मोटर लगी होती है। इसी के आधार पर ये नीचे और फिर सामान को लेके ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसका मुख्य सपोर्ट जिसके निचले भाग में आधार होता है तथा टॉप बेरिंग में प्लेट को पकड़ा जाता है। आधार तथा टॉप की माउंटिंग में इसे मस्तल का पूरा चक्कर घुमाया जा सकता है। जैसे ये क्या होता है, ये पूरे 360 डिग्री घूम सकता है, घूमकर भी किसी भी पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। डेरिक्स क्रेन क्या होती है? जो आपकी डेरिक्स क्रेन होती है, डेरिक्स क्रेन में एक ही पोल होता है और हल्के भारों को स्थायी रूप से उठाने तथा रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन पर एक सिरा घूमने से बचाने के लिए आधार पर मजबूती से जुड़ी रहती है। यहाँ पे देखिए ये आधार से जुड़ी रहती है। और हुक का प्रयोग जो होता है लोड के लिए किया जाता है, चारों तरफ घुमाने के लिए। अलग अलग प्रकार की इसमें क्रेनों के नाम दिए हुए हैं। इसमें देखिए गाइड डेरिक क्रेन। गाइड डेरिक क्रेन क्या होती है? यह डेरिक क्रेन स्टील तथा लकड़ी की बनी होती है और स्टील से बनी डेरिक्स का प्रयोग अधिक है।
डेरिक का बूम में मास से सपोर्ट दिया जाता है। देखिए वुडन डेरिक यहाँ पर इसको बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से लिंक होती है 2 पिलर के द्वारा, और इसमें पावर चलित डेरिक्स में गियर से पिनियन मैश होती है और पावर ड्राइव से ये बंधी होती है। इसका भी प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अलग अलग प्रकार की क्रेन है, स्टिफ लेग डेरिक क्रेन, ब्रेस्ट डेरिक क्रेन। इसके बाद ट्राइपॉड रेडिक्स, ट्राइपॉड रेडिक्स चैन पुली ब्लॉक के साथ। ट्राइपॉड मतलब कोई चीज 3 हिस्से पे रखी हो, आज जैसे बोलते हैं ना ट्राइपॉड कैमरा, तो उसी तरह ट्राइपॉड 3 हिस्से पे रखकर एक चैन द्वारा, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप सबमर्सिबल की बोरिंग कराते हैं अपने घर में, ऐसा ही ट्राइपॉड लगाया जाता है। और ट्राइपॉड लगा के जो उसका बोरिंग होता है, बोरिंग मशीन, उसको अंदर जमीन के अंदर तक ले जाया जाता है पुली और चैन की सहायता से। इसी को बोलते हैं ट्राइपॉड डेरिक्स चैन पुली ब्लॉक। एक होता है फ्रेम डेरिक्स क्रेन। इसका मुख्य सपोर्ट क्या, इसका हल्के भार के लिए क्या होता है, फ्रेम लकड़ी की बनाई जाती है और अधिक भार हेतु स्टील या फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। फ्रेम को फिक्स किया जाता है जिससे कि आधार पर भार लेने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह हिलता नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आधार बनाया जाता है और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है और इसकी सहायता से भार को मोमेंट दिया जाता है। इससे हुक के द्वारा लोड को फंसाकर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगला है आपका ओवरहेड क्रेन। ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन में बना हुआ ब्रिज होता है जिसमें एक या अधिक गार्डर लगे होते हैं। यह ट्रेवलिंग होस्ट को सपोर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन को ईओटी क्रेन भी कहते हैं। इसका प्रयोग कर्मशाला में, जहां पर वर्कशॉप होती है, वहां पर इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। उसके बाद गैंटी क्रेन। गैंटी क्रेन को ट्रैक बीयरिंग के द्वारा बाहर ग्राउंड पर माउंट की हुई होती है। ट्राली की व्हील गैंटी को सपोर्ट करते हैं और गैंटी लोड के मूवमेंट की क्षमता जो होती है ट्रेवलिंग क्रेन के समान होती है। इसकी क्षमता जो होती है उसके समान होती है। ये देखिए ये जो चित्र देख रहे हैं ना अभी आप, इसको बोलते हैं ओवरहेड क्रेन। ये क्रेन यहाँ बनी हुई है, यहाँ पर इसका रिमोट बना हुआ है। इस रिमोट को जब आप दबाते हैं तो ये क्रेन इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, और फिर इसका एक इसमें बटन होगा, ये क्रेन को नीचे और ऊपर, ये सारे मूवमेंट जो होते हैं आपका उस ओवरहेड क्रेन से दिए जाते हैं। ये छत पर ऊपर की तरफ लगा होता है, नीचे की तरफ लटका होता है। तो इसमें फंसा लिया जाता है। जब किसी वस्तु को मान लो किसी भार को लटका लिया, फिर इसको क्रेन को बटन दबाएंगे तो क्रेन इधर की तरफ जाना शुरू कर देगी, और जहां पर भी माल को नीचे रखना है उसको नीचे बटन दबाकर रख दिया जाता है। तो ये टोटल कंट्रोल किससे होता है, रिमोट से कंट्रोल होता है। यहाँ इसको बोलते हैं रिमोट, ये इसका रिमोट होता है। इस रिमोट यहाँ पर 2 गाटर लगे होते हैं जिसपे पटरी की तरह से जैसे ट्रेन चलती है उस तरह ये भी इस पे चलती रहती है। ट्रेवलिंग वॉल क्रेन। ट्रेवलिंग वॉल क्रेन भी ऐसे ही होती है। ये एक दीवार पे ऐसे फिक्स होती है और यहाँ पे इधर और इधर आगे पीछे चलती रहती है, और ये ऊपर नीचे जो हुक है वो ऊपर नीचे, ये एक ही वॉल पे फिक्स होती है। कम जगह पर अगर कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है भारी वस्तु का तो ऐसे जगहों पर इसको लगाया जाता है। बाकी ये आप जानते ही हैं, ट्रक माउंटेड क्रेन्स, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, कहीं भी किसी भी लोकेशन पर ले जाने के लिए दूर दूर तक इनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगहों के लिए। अब देखा जाए तो कुछ चीजों को हमें, क्रेन्स तो बहुत सिंपल चीजें जो हमने देखी है और समझी हैं। जो लोग मशीनरी को लगाते हैं, डिसमेंटल अलग करते हैं, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग मशीनरी पे काम करते हैं और डिसमेंटल करते हैं, किसी चीज को जोड़ते या घटाते हैं, तो उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको ये सब काम जो है अलग करना चाहिए, अलग स्थान पर। उपकरणों और मशीनरी पर ऊंचाई पर कार्य करते समय ध्यान से काम करना चाहिए। कम उजाले में या अधिक उजाले में कार्य ना करें। उपकरणों के ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से पहुंचे, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर नहीं। और कम जगह में कार्य करते हुए
पावर टूलों का प्रयोग करते हुए वेल्डिंग एक्सटेंशन लीड जिसमें आगजनी का खतरा हो, यदि गीला हो जाए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो लोग मशीनरी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए। हानिकारक आवाजें, गैस, रेडिएशन, फ्यूम आदि का लगने का भी भय रहता है इसमें। लीवर बटन को ठीक से न लगाया जाए तो बम्प या टूट फूट भी सकती है। जब मशीन चलित अवस्था में होगी तब मशीनों को एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कचड़े से दूर रहना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव कर मशीनों की चलित प्रक्रिया को सही करना चाहिए। जो लोग मशीनों का मेंटेनेंस करते हैं उन्हें क्या क्या ध्यान में, अकेले काम नहीं करना चाहिए। ये इसमें थोड़ा गलत लिखा है। मेंटेनेंस हमेशा दो व्यक्तियों को एक साथ में, कम से कम दो व्यक्तियों को रहना चाहिए, ताकि कोई अगर एक्सीडेंट हो तो दूसरा व्यक्ति उसे संभाल सके। उपकरणों और मशीनरी की ऊंचाई पर कार्य करते हुए ध्यान रखना चाहिए। मशीनों व उपकरणों को पीछे व साइड से पहुंचना चाहिए। बड़ी मशीनों उपकरणों के अंदर कम जगह में घुसने हेतु ध्यान से घुसे ताकि कोई आपके सिर को चोट न लगे। यदि मशीनों में ठीक से पावर या ऊर्जा का संचार न हो तो यह ध्यान रखा जाए कि मशीनों की प्रक्रिया में कोई भी लूज कनेक्शन या पावर सप्लाई कार्य करते हुए शुरू न रह जाए। मशीनों ऐसी जगह पे आप काम करने जा रहे हैं जहां पर सारी चीज चलने वाली चीजें हैं पावर से, तो आपको इस बात का ध्यान बहुत मोस्टली रखना है कि कोई भी उस पावर को ऑन न कर दे, ताकि आप मशीन के अंदर ही आपकी चटनी बन जाए। सामान्य सुरक्षा सिस्टम को मशीन एवं उपकरणों से अलग प्रक्रिया में कर देना चाहिए। तो सामान्य सुरक्षा सिस्टम को मशीन और उपकरणों से अलग कर प्रक्रिया करनी चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मशीनों की सेफ्टी और जनरल सेफ्टी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जो लोग सफाई कार्य करते हैं मशीनों एवं उपकरणों पर पीछे या साइड से पर काम करें। मशीनों उपकरणों पर ना चढ़ें। मशीनों को बड़ी है तो उनके सैकड़ों हिस्सों को घुसना और सफाई करना पड़ता है उसमें अलग अलग जगहों पर जाकर। यदि मशीन में ठीक प्रकार से पावर ऊर्जा का संचार न हो तो यह ध्यान रखा जाए कि मशीनों की प्रक्रिया में कोई लूज कनेक्शन ना रह जाए। उसके बाद रसायनों के साथ कार्य करना। कोई भी ऐसा काम हो जहाँ पर गंदगी सफाई करनी है तो उससे संबंधित रसायन आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिक उपकरणों को गीली सतहों से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। कुल मिलाकर ये सब चीजें तो मैंने आपको हर चैप्टर में लगभग पढ़ाई है कि सेफ्टी का किस किस पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो चैन, जो क्रेन होती है, जो आपकी किस किस प्रकार की होती है इनको समझना होगा। हुक जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। स्लिंग वायर हमारी किस किस प्रकार की होती है, यही सब सारी। इसमें फोर्क लिफ्टर हो गया जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है उपयोग। तो ये सब सारी चीजें हमने आज के चैप्टर में पढ़ी हैं। ये सब चीजें बस आपको चित्र में देखनी है और समझनी है। चित्र देखिए और उसका नाम पढ़ लीजिए। बस आपसे यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये आ गया, मान लीजिए ये चित्र आ गया और पूछ दिया इस हुक का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए इसको बोलते हैं आई हुक। आई हुक विथ सेफ्टी चैन, इसमें सेफ्टी चैन लगा हुआ है। तो इसी तरह आपको चित्रों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हर चित्र का आप नाम जरूर पढ़ें अगर आप, क्योंकि नाम सबके आगे लिखे हुए हैं। तो आई होप आज की क्लास भी आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और जो आज का जो ट्रेड थ्योरी की क्लास थी हमारी सेकेंड ईयर की, वो यहीं पे समाप्त होती है। ये आखिरी चैप्टर था जिसमें स्लिंग और वायर के बारे में समझाना था मुझे आपको, जो कि पूरा हो चुका है। आप लोग भी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग इस वीडियोस को देखें और स्टडी करते रहें। और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप लोग भी भारत स्किल पे जा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। और पूरा चैप्टर अगर स्टडी करना है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू तो सैनिक ITI यूट्यूब चैनल पे जाइए। उसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ट्रेड थ्योरी है और वर्कशॉप कैलकुलेशन है। सारे सब्जेक्ट के वीडियोस वहाँ पर पड़े हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ और सिलेबस के द्वारा। जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस से बाहर की हो। तो निम्मी का जो पैटर्न है उसके हिसाब से ही हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग स्टडी करते रहिए और अपना परीक्षा की तैयारियों में लग जाइए। तब तक के लिए गुड बाय।